सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वी लव मानवा पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं एटर्नल क्लब के इस चैप्टर को, जहां पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है मिस्टर रॉन्ग जो कि दौड़ते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और अपने साथियों से कह रहे होते हैं कि कोई भी गलती मत करना, हमें अच्छे से अच्छे होटल को बुक करना है और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनका स्वागत करना है। समझ गए ना तुम लोग? वो इस मौके को बिल्कुल भी ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ टेस्ला भी, मेंडलीव और जितने भी वहां पर दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ भी तैयारियां कर रहा होता है जाने के लिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीढ़ियों से उतरते हुए न्यूटन और बाकी सारे गेस्ट वहां पर आ चुके होते हैं। टेस्ला उनको जैसे ही देखते हैं वैसे उनका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं और साथ में दूसरे भी साइंटिस्ट होते हैं। और तभी इसे देख करके न्यूटन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, अरे क्या तुम हमारे लिए स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हो? इस पर टेस्ला कहते हैं, हाँ हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। पर वहीं दूर से मिस्टर रॉन्ग उन सबको छुप कर देख रहे होते हैं। उनका जो लड़का होता है वो कहता है, पिताजी आप जाएंगे नहीं क्या इन लोगों का स्वागत करने के लिए? इस पर वो कहते हैं कि अरे बेवकूफ, तेरे को पता भी है वहां पर कितने महान लोग हैं, अगर मैं वहां पर गया ना तो वो लोग मुझे ध्यान भी नहीं देंगे। पर वहीं जो प्रधानमंत्री जैंग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ एक एटर्नल क्लब का मेंबर ही दूसरे एटर्नल क्लब के मेंबर को पहचान सकता है, इसलिए मिस्टर टेस्ला हमारा यहां पर स्वागत करने के लिए आए। और सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे बॉस, हमारे सर मिस्टर लू भी यहां पर साक्षात आए हुए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। और जैसे ही मिस्टर रॉन्ग हमारे हीरो को देखता है वो समझ जाता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है यहां पर एंट्री मारने का। वो आगे बढ़ता है कि आप लोग का मेरे से परिचय नहीं हुआ, चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। पर तभी उसको सभी लोग इग्नोर कर देते हैं, आपस में सभी बातें कर रहे होते हैं उनके इन्वेंशंस के बारे में। पर तभी हमारा एमसी इस चीज को देखता है और कहता है कि अरे आप लोग, मुझे आप लोग को एक व्यक्ति से मिलवाना है, मिलिए मिस्टर रॉन्ग से। ये भी हमारे क्वींसैंग हर्मिट क्लब के एक बहुत पुराने मेंबर हैं। ये सुनकर के ये जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं, क्वींसैंग हर्मिट क्लब ये क्या है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो एटर्नल क्लब के मेंबर होते हैं। पर तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है, अरे मिस्टर रॉन्ग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं हूं क्वींसैंग हर्मिट क्लब का नंबर 15 और मेरा नाम है जूगी कॉन्गमैन। और ये नाम सुनते ही ये जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं आश्चर्यचकित जाते हैं और कहते हैं, अरे आप जूगी कॉन्गमैन हैं, इसका मतलब आप 1862 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहे हैं। पर वहीं मिस्टर रॉन्ग का बेटा पीछे कह रहा होता है कि अरे पापा, आपने इतनी जल्दी ये सब कैलकुलेट कैसे कर लिया? पर वहीं मिस्टर रॉन्ग के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है, वो सोच में पड़े होते हैं कि आखिर इतने सारे पुराने लोगों को मिस्टर लू ने कैसे कलेक्ट किया, इनको कैसे इकट्ठा किया, और अगर ये नंबर 15 है तो नंबर 1 और नंबर 2 कौन होगा? पर तभी मिस्टर रॉन्ग एक सवाल पूछते हैं कि सर इन सबको इकट्ठा करने का क्या मतलब है? आप इन सबको इकट्ठा कर क्यों रहे हैं? आपका क्या मोटिव है? इस पर हमारा हीरो कहता है कि मैं अब इंटरनल क्लब को ऑफिशियली इस पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं और इसमें आप भी होंगे मिस्टर रॉन्ग, आपकी मुझे बहुत मदद चाहिए होगी इस काम में करने के लिए। ये सुनकर के मिस्टर रॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स हम आपकी मदद ऑफ कोर्स करेंगे। और तभी ये हमारा हीरो सुनकर कहता है, चलो यहाँ का सारा काम खत्म हो गया, अब घर चलते हैं। वहीं फिर हमें फिर से एटर्नल क्लब दिखाया जाता है जहां पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि चलो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हो ना, तो देखो मैंने 2 कारणों से तुम सबको यहाँ पर समन किया है। सबसे पहला कारण यह है कि तुम सब जो अपनी टाइमलाइन को करेक्ट करने के लिए इतने दिनों से करे जा रहे थे ना, अब उसे रोकने का वक्त आ चुका है। यानी न्यूटन ने एप्पल को खाया एंड देन उसने ये इन्वेंशन किए, ये सब जो तुम लोग टाइमलाइन में कुछ भी गड़बड़ियां नहीं करने के लिए कर रहे थे ना, वो सब अब बंद करना होगा तुम लोग को और हम लोग को नए सिरे से अब काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है ना उसे और ज्यादा ही एक्सप्लोर करना, उसकी जो असली चीज है उसके बारे में जानना। न्यूटन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं, क्या सच में अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था पर मैंने आज पहली बार उसके बारे में आपसे सुना है सर। तो इस पर टेस्ला कहता है, आपको पता है मैंने उसे डिस्कवर किया था मैंने। पर वही जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर इन्होंने अंडरवर्ल्ड को कब खोज लिया और कब इनको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। पर वही हमारा हीरो कहता है कि देखो जो अंडरवर्ल्ड की मैनेजमेंट है ना वो मिस्टर जूगी कॉन्गमैन देखेंगे और हम लोग वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसको प्राप्त करेंगे और साइंस की दुनिया में एक नया ब्रेक थ्रू करेंगे। पर वही जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं इसे सुनकर के सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार, मैंने सोचा था कि मैं एटर्नल क्लब के बारे में कुछ तो जानकारी रखता हूं, पर ऐसा फील होता है कि मेरे पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर एटर्नल क्लब इतनी आगे कब पहुंच गई? इसी के साथ हमें सीन थोड़ी देर बाद एटर्नल क्लब की जो लैब होते हैं उसके सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मिनिएचर वर्ल्ड नंबर 2 को दिखाया जाता है, जहां पर इसे देखकर जो टेस्ला होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक चमत्कार है, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं कुछ ऐसा देख पाऊंगा। हमारा हीरो इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि ये जो वर्ल्ड जब हमने बनाया था तो इसे काफी सही तरीके से बनाया था, इसमें हमने जो अड़चने थी वो बहुत ज्यादा ही कम डाली थी, जिसकी वजह से इसमें जो लोग हैं वो काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और अब वो धीरे धीरे काफी हद तक इवॉल्व कर चुके हैं अपने आप को, इतने हद तक कि वो अब सभ्यता से रहने लगे हैं। ये सुनकर के जो टेस्ला होते हैं वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यही वहां की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने उस वर्ल्ड को इतने ज्यादा प्यार से बनाया और इतनी कम कठिनाइयां डाली हैं जिसकी वजह से जो इंसान की प्रजातियां हैं वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं कि बस वो सब अब मैजिक पर ही डिपेंड कर रहे हैं, मैजिक से
जो चाहे वो कर ले रहे हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर ले रहे हैं और वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और इनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी रुक चुकी है। हमारा हीरो भी इस बात को कंफर्म करता है। वहीं फिर टेस्ला बताते हैं कि हाँ, इनकी मेंटल ग्रोथ अब बढ़ नहीं रही क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ही आराम का जीवन जी रहे हैं। हमने इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा ही अच्छा चीजें दिखाई थी। यहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं डाला था, कोई समुद्री तबाही नहीं डाली थी, तूफान नहीं डाले थे, जिसकी वजह से ये लोग काफी अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ये लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि अब ये लोग क्राइम भी नहीं करते हैं और एक साल में मात्र 200 क्राइम को ही गिना जाता है, जबकि क्राइम हर दिन होना चाहिए था। यहाँ पे लोगों को मरना चाहिए था पर ये लोग मर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अब लाइफ स्पैन भी नहीं मिल रहा। टेस्ला भी कहते हैं कि हाँ, ये लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर ये एक बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। टेस्ला भी इस बात को कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि हाँ, बिना किसी तबाही के, बिना किसी बिग विलेन के ये लोग बस बच्चे हैं एक प्रकार के, तो इसीलिए हम इसे एक फेलियर मान रहे हैं। और तभी न्यूटन कहते हैं इसलिए हम लोग वर्ल्ड नंबर 3 बनाने जा रहे हैं और मैं वर्ल्ड नंबर 2 से कुछ चीजें लूंगा जिससे कि मैं उन पर काफी ज्यादा स्टडी कर सकूं और वर्ल्ड नंबर 3 को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डाल सकूं। और फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि आपको पता है, इन सालों में जब मैं एक साइंटिस्ट बन करके हर जगह पे अपना बहरूपिया रूप बनाकर घूम रहा था, तब मैंने काफी साइंटिफिक फैसिलिटी में एक प्रोफेसर के रूप में इन्फिल्ट्रेट किया, वहां की नॉलेज को गेन किया और मैंने फिर जाना एंटी मैटर के बारे में। एंटी मैटर को सबसे पहले 1992 में कैरल एंडरसन ने इजाद किया था, यानी इसकी खोज की थी और इसका नाम रखा था द पॉसिट्रॉन। एंटी मैटर के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया गया तो पता लगाया गया कि ये एक ऐसी ब्रह्मांड है जहां पर जो तत्व होते हैं बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ज्यादा ही खूंखार भी होते हैं और हो सकता है कि एंटी मैटर ने ही इस पूरी दुनिया में सब कुछ क्रिएट किया हो और उसके बाद ये पैरेलल वर्ल्ड को भी क्रिएट करने की क्षमता रखता हो। हमारी जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा ही नॉर्मल है पर जो एंटी मैटर होते हैं ना, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इसी का हम इस्तेमाल वर्ल्ड नंबर 3 में करने वाले हैं। हमारा हीरो कहता है, ओह, तो तुम एक ऐसी वर्ल्ड बनाना चाहते हो जिसके अंदर जो ही इंसान है वो लगातार इवॉल्व होता रहेगा और कभी भी उसकी इवोल्यूशन रुकेगी ही नहीं, तब तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर क्या तुम यही चीज वर्ल्ड नंबर 2 के साथ नहीं कर सकते हो? क्या ये अच्छा चीज नहीं होगा कि वर्ल्ड नंबर 2 भी अब इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाए? इस पर न्यूटन कहते हैं कि हाँ, अगर हमें ऐसा करना है तो हमें वर्ल्ड नंबर 2 से कुछ स्पेसिमेन चाहिए होंगे, यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी। इस पर हमारा हीरो कहता है कि देखो, हमारे पास टाइम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है और पैसे भी बहुत ज्यादा है, तो तुम आराम से करो, टाइम इनफाइनाइट है हमारे पास और न्यूटन तुम्हारी मदद इस काम में टेस्ला करेगा। टेस्ला इसे जो भी जगह चाहिए चूज करने के लिए चूज करवा कर निकाल कर दे दो। और तभी ये जो न्यूटन होते हैं वो सिटी नंबर 177, सिटी नंबर 31 और सिटी नंबर 150 को चूज करते हैं, यानी उन सिटीज को अब इस वर्ल्ड से निकाल करके न्यूटन को दे दिया जाएगा। वहीं न्यूटन की बात सुनकर हमारा हीरो कहता है कि टेस्ला जाओ जल्दी से, जो भी शहर न्यूटन ने कहा है ना उन्हें पैक करके दे दो इसे। टेस्ला इस चीज को करते भी हैं, वो तुरंत ही अपने मशीन को एक्टिवेट करते हैं और फिर ये जो शहर होते हैं उन पूरे शहर को इस धरती से उखाड़ने का काम स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हमें इस शहर मिनिएचर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहां पर सब कुछ शांति से चल रहा होता है, सिविलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रही होती है, पर तभी वहां पर एक जायंट रोबोट आ जाता है और फिर इन सभी को देखने लगता है और अपने बड़े टेंटिकल्स को अंदर डालकर ये पूरे के पूरे जगह को उखाड़ने लगता है, दरारें डालने लगता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं इस गड़गड़ाहट को देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। और तभी एक व्यक्ति कहती है कि हे गॉड, इस दुनिया के गॉड, आखिर तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? ये लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर। और ये मॉन्स्टर, ये जो मशीन है ये तो बहुत बड़ा है, इस अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। मैंने इस मशीन को कहानियों और एंशिएंट नॉलेज में सुना हुआ है। पर तभी एक व्यक्ति कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो एंशिएंट डाइटी लू है, हमारे देवता हैं, आखिर आप हमारे साथ क्या करना चाहते हो? पर तभी लू इन सबको बोलता है कि तुम लोग काफी ज्यादा कंफर्टेबली इस दुनिया में जीने लगे हो और तुम लोग को जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में एकदम तुम लोग भूल चुके हो, इसलिए मैं अब तुम लोग के लिए हार्डशिप लाने वाला हूं और तुम लोग को मेहनत करना होगा, खतरनाक चीजों से गुजरना होगा और तब जाकर तुम लोग को एक नई दुनिया में एंटर करने का परमिशन मिल पाएगा और तुम लोग फिर सैल्वेशन पाओगे। समझ गए ना? ये सुनकर के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से जिएंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर लू माफी नहीं देते हैं और तभी वो अपने मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद जो धरती के सिटीज पूरे के पूरे शहर होते हैं वो धरती से उखड़ करके आसमान में फ्लोट करने लगते हैं और अब उन्हें इसी तरह फ्लोटिंग छोड़ दिया जाता है। ना कोई खाना, ना कोई पीना और खाने की इतनी ज्यादा कमी कि लोग मरना तक स्टार्ट हो जाते हैं। लोग मर रहे थे और इस एरा को उन्होंने नाम दिया, इस सदी को नाम दिया दी फोर सेकेंड एरा, यानी भगवान द्वारा भुला दिया गया जाने वाला एरा। और तभी भगवान ने इन सभी लोगों की दुखी हारी आत्माओं को सुना, इनकी दुख को सुना, इनके रोने को सुना और उन्होंने यहां पर खाना भेजा, इतना खाना भेजा
कि ये लोग खाना खा करके सर्वाइव कर जाए। और तभी हमें दिखाई देता है कि हमारे हीरो ने ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े इस मिनिएचर वर्ल्ड में डाल दिए होते हैं इन लोग के खाने के रूप में, और इसी वजह से इस एरा को ब्लेसिंग एरा नाम से जाने जाने लगा। वहीं फिर बाहर के वर्ल्ड में हमारे हीरो ने जिन सिटीज को अलग किया होता है वहां खाना देकर वो जा रहा होता है और कहता है कि जब तक ये लोग नए वर्ल्ड में, नए यूनिवर्स में ट्रांसफर होते हैं तब तक इन लोग के लिए जो खाना मैंने छोड़ा है ना वो इनफ होगा। वहीं फिर टेस्ला कहते हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर लैब रैट्स को खाना खिला रहे हैं, पर वहीं न्यूटन कहते हैं कि सोचो क्या हो अगर इस वर्ल्ड में भी कोई महान साइंटिस्ट हो और वो हम लोग को इस तरह देखे कि हम लोग अभी क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा शर्मसार फील करेगा अपने आप को। पर वहीं मिस्टर ब्लू कहता है कि चलो इन सबको अंडर वर्ल्ड में लेकर जाओ और वहां पर रख दो, और तभी उन्हें एक मिनिएचर फॉर्म के वर्ल्ड में रख करके, बक्से में रख करके ले जाया जा रहा होता है ताकि इन्हें सेफली दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए छोड़ दिया जाए। पर हमें बताया जा रहा होता है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए इस मिनिएचर वर्ल्ड में खाना खत्म होता गया और फिर लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर गए। हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि एक मुस्टंडा एक बच्चे से खाना छीनकर उसे मार देता है और ढकेल देता है और फिर कहता है कि तुम जैसा एक छोटा छुतंदर जी करके करेगा क्या, तुम इस खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। ये बच्चा अपनी तकलीफ बताता है, प्लीज मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया हूं, मुझे खाने दो, प्लीज खाने दो। पर ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम्हें खाओ चाहे मरो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना, ये खाना तुम्हें नहीं मिलने वाला। ये लड़का चिल्लाता है तुम्हें भगवान की सजा मिल के रहेगी, तुम्हें भगवान एक दिन जरूर सजा देंगे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस आदमी को। ये जा रहा होता है पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो एंटी मैटर का प्रोजेक्ट है ना वो स्टार्ट किया जा रहा है और इस वर्ल्ड में एंटी मैटर को डाला जा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन कलर की रोशनी ऑरोरा लाइटिंग की तरह इस पूरे दुनिया में फैल जाती है। वो दुष्ट व्यक्ति इसे छूता है और कहता है कि आखिर ये कौन सी चीज है। पर तभी जो पीछे बच्चा होता है अचानक से वो अवेकन हो जाता है और उसे बहुत खतरनाक पावर फील होने लगती है। वो कहता है कि आखिर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ करके तुम्हारे दूसरे हाथ में दे सकता हूं। और तभी ये सुनकर ये जो गुंडा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं फिर बाहर हमारा एमसी इस चीज को कर कहता है कि चलो मेरे दुनिया के लोगों इवॉल्व हो जाओ, और जैसे ही रेडिएशन तुम्हारे अंदर फैलेगा ना बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग दिक्कत में आएंगे, पर जो इवॉल्व होकर निकलेंगे ना वो स्पेशल ह्यूमंस होंगे जो कि मेरे वर्ल्ड नंबर 4 में डाले जाएंगे, और फिर जब वो उस वर्ल्ड में जाएंगे तब वो उस दुनिया को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। फिर हमारा एमसी बताता है कि 2 एरा को एक्सपीरियंस करने के बाद ये जो मिनिएचर वर्ल्ड के छोड़े गए सिटीज थे वो नंबर 3 एरा में पहुंच गए, जहां पर इनमें से कुछ चुने गए लोग सुपर ह्यूमन लोग में इवॉल्व हो सकते थे, एकदम डंजन्स और मॉन्स्टर्स के लोगों की तरह, और ये लोग बहुत ज्यादा ही ग्रेटफुल फील करते थे कि भगवान ने इन्हें चूज किया है। और वहीं फिर बाहर की दुनिया में हमारा जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने ऐसे इंसान बना दिए हैं जो कि सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को पोजेस करते हैं। न्यूटन कह भी रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो भगवान कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, हमको तो यकीन नहीं हो रहा। पर वहीं हमारा हीरो न्यूटन को समझाता है कि यार न्यूटन, मुझे लगा था कि अभी तक तुम अपने आप को यहाँ पर हर सिचुएशन में ढाल चुके होगे और तुमने ये रियलाइज कर लिया होगा कि हम लोग कोई नॉर्मल पीपल नहीं है। वहीं न्यूटन ये बात सोचकर समझ चुके होते हैं कि हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये जो मिस्टर लू है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बल्कि गॉड है या फिर गॉड के भेजे हुए दूत हैं। यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है और ना जाने इन्होंने इस वर्ल्ड के लिए भी कौन सा महान मास्टर प्लान रखा हुआ है। वहीं फिर हमें सीन शिफ्ट होकर एक पहाड़ी का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतरता है और एक एजेंट वहां पर रहता है उनका स्वागत करने के लिए। हेलीकॉप्टर से एक लड़की उतरती है और वो अंदर जाते हुए किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें कर रही होती है, और तभी अंदर जाकर हमें बहुत बड़ी आर्मी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे मीटिंग के लिए आई होती है और वो बातें कर रहे होते हैं कि ये जो इंपीरियल आर्मी है ना उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हम उन सबको छोड़ेंगे नहीं, वो सब ससुरे बेकार हैं। पर वहीं एक बुढ़ा व्यक्ति कहता है सभी लोग शांत हो जाओ और आंड्रे चलो अपना अब जो रिपोर्ट तुमने तैयार किया वो स्टार्ट करो देना। वो रिपोर्ट देती है कि आपको पता है आज से कुछ समय पहले कुछ अजीब चीजों को हमने ध्यान दिया था। एक लेबोरेटरी में 103 लोगों को मार दिया गया था और वहां से नोबू इशिडा नाम के एक साइंटिस्ट को वहां से चुरा लिया गया था और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। और गाइज ये आप 103 चैप्टर में पढ़ सकते हो। और वहीं पर फिर हमें ये लड़की बता रही होती है कि इतना ही नहीं और भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को हमने सामने किया है, जैसे कि 3 ऐसे लोगों को हमने देखा जो कि इस सदी से है ही नहीं, वो बहुत ही पिछली समय से बिलोंग करते हैं यहाँ पर और वो अभी तक जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही कंक्लूजन है कि इन सबको कोई मदद दे रहा है और उसी को इस बार हम हंट करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे जनरल बैठा होता है वो पूछता है कि आखिर हम इसे कैसे हंट करने वाले हैं। ये लड़की बताती है कि देखो अगर हमें इस पूरे चीज को खत्म करना है तो हमें इसके सबसे मेन सोर्स को खत्म करना होगा। अगर हम मिडिल लोगों को खत्म करेंगे तो फिर नए नए लोग आते जाएंगे, इसलिए हमें एक गॉड को इस बार हंट करना पड़ेगा और वो गॉड है द इटर्नल लाइफ वाला गॉड। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग हमारे हीरो को मारने की बातें कर रहे होते हैं, पर तभी वहां का जनरल जो होता है वो शेडी स्माइल में कहता है कि नहीं, हमें उसे मारना नहीं है, इस बात का तुम लोग ध्यान देना क्योंकि। और तभी वो सबसे पूछता है बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि इटर्नल लाइफ को चाहते हैं, एक अनंत जीवन। वो बंदा अनंत जीवन को हमें दे सकता है, इसलिए हमें उसे मारना नहीं है बल्कि कब्जा करना है क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी को अनंत जीवन चाहिए।
इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें कंट्री ए यानी अमेरिका दिखाया जाता है, जहां पर इस प्लानिंग के बारे में कंट्री ए के जो सुपीरियर्स होते हैं उन्हें पता चलता है इसके बारे में। और तभी वो जो लड़की होती है वो बता भी रही होती है कि अब हम क्या करें सर, बताइए क्या हम 00A जो यानी हमारा हीरो है उसका कोड नेम 00A रखा गया होता है, उसको हंट करने के लिए सभी लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो इस पर ये जो इसका मैनेजर कमांडर होता है वो कहता है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस यहाँ पर जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना उन लोग से कई हद तक ज़्यादा है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जब चाहे 00A को नॉक डाउन कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सीक्रेटली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे हीरो के बारे में और पता लगा रहे होते हैं सारे लोगों के बारे में। और तभी ये जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बताती है कि बहुत सारे जो माफिया गैंग के लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने सक्सेसर्स को अभी इटरनल क्लब में ज्वाइन होने के लिए भेज दिया है। तो क्या लगता है आपको आखिर वो लोग कौन है। तो इस पर ये जो बॉस होता है वो कहता है कि वो लोग रियल पर्सन है, वो लोग कोई अनजान व्यक्ति नहीं या फिर डुप्लीकेट पर्सन नहीं है, बल्कि वो लोग एक रियल डील है। और तभी ये सुनकर लड़की कहती क्या आप कहना चाहते हैं कि वो लोग बहुत ही पुरानी सदी से यहाँ पर चले आ रहे हैं, और एक का तो नाम मैंने टेस्ला भी पढ़ा था, तो क्या ये टेस्ला भी रियल है। इस पर ये बॉस कहता है ऑफ कोर्स ये सब रियल है। और तभी इन सब की चार्ट लिस्ट को ये देखने लगता है, ये जो लड़की होती है वो देखने लगती है और कहती है कि अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मिंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, जियान डायनेस्टी, इन सभी से ये लोग आए हैं, इसका मतलब क्या है सर, क्या ये लू इन सभी को यहाँ रिक्रूट करके लाया है, यानी ये बहुत सदियों से जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर तभी ये बॉस एक और इंफॉर्मेशन इस लड़की को पढ़ने के लिए देता है, और जैसे ही ये लड़की ये इंफॉर्मेशन पढ़ती है उसका दिमाग फट जाता है। वो कहती है क्या जो फर्स्ट एम्परर थे इस पूरे जियान कॉन्टिनेंट के, उनके पास तक ये बंदा गया हुआ है और इसने कभी भी अपने इस राज को छुपाया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये सबको खुलेआम बताना चाहता था कि ये पास्ट से अभी तक सब जगह पे ट्रैवल करके महान लोगों को अपने पास कलेक्ट करता आ रहा है। इस पर बॉस कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे लड़की पूछती है कि सर अब हम क्या करें, क्या हम जा करके मिस्टर लू पर हमला मार दें। इस पर ये जो बॉस होता है वो कहता है नहीं, हम मिस्टर लू पे हमला नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरी सिटीज है ना, ये जो दूसरे देश हैं जब मिस्टर लू पे हमला करेंगी और मिस्टर लू जब इनसे लड़ेंगे तो हम लोग बस देखेंगे, और जहां पे उनको मदद चाहिए होगी हम उनकी मदद करेंगे, उन्हें हम ऑफर करेंगे मदद, जिससे कि वो हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सके, हमें उनके साथ पंगा नहीं लेना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें कंट्री आई यानी इंडिया दिखाया जाता है, इंडिया का चांदनी बार दिखाया जाता है। अब बताइए चांदनी बार कहाँ है इंडिया में। और वहीं पर हमें एक मोटा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है, और वो तुरंत ही कहता है चलो बूज लेकर आओ और मुझे पीना है, ओए मुझे पीना है और बहुत सारा पीना है, क्योंकि मैं फिर से जवान हो चुका हूं और मुझे इतनी जवानी कभी फील नहीं हुई है। और तभी उसके बगल में जो लड़कियां होती है वो कहती हैं कि आप जवान, ये इसका मतलब क्या है, समझ आइए ना मुझे। तो इस पे ये जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं पहले बहुत ज्यादा ही बुड्ढा था, लेकिन मुझे एक बंदा मिला, नहीं नहीं मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता हूं। इस पर लड़की कहती है अरे बताइए तो, हमें भी जानना है आखिर आप किससे मिले। तो इस पे बताने लगता है कि मैं एक गॉड से मिला, एक डाइटी से मिला, जिन्होंने मुझे अपनी पावर्स दी और मैं फिर से जवान हो गया। पता है मैं फिर से 18 साल का हो गया हूं और मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूं। वो उसके और करीब आता है, पर तभी ये क्या, ये जो दोनों लड़कियां होती हैं वो तुरंत ही एक दूसरे से सट जाती हैं और तुरंत ही गन निकाल लेती हैं इसको ठोकने के लिए, और कहती है कि ससुरे हमें तुम्हारे इस शरीर पर कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तुम्हारा यहाँ पर काटने आए हैं, समझ गए ना। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वी लव मानवा पर। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इस मानवा का इटरनल क्लब का आखिरी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये मानवा खत्म हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तभी हमें एक डॉक्टर दिखाया जा रहा होता है जो कि कह रहा होता है सुरेंद्र कश्यप, तुम्हारा जन्म 1957 में इंडिया में हुआ था और फिर वहां पर तुमने 30 साल की उम्र में अपनी फैमिली का बिजनेस संभाला, और वहां पर बिजनेस संभालने के बाद तुमने रॉयल फैमिली को बहुत ज़्यादा ही घूस देकर वहां पर अपनी एंट्री बना ली और वहां पर उनकी लड़की से शादी करके 2 बच्चे पैदा किए। ये सुनकर हमें सुरेंद्र दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम ये जानते हो बात कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूं, फिर भी तुमने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, अब तुम मरने वाले हो। इस पर डॉक्टर कहता है हाँ हाँ हम जानते हैं तुम्हारी कंडीशन को, इसलिए हमने रॉयल फैमिली को पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया है और उन्होंने तुम पर केस कर दिया है पहले ही, और तुम्हारी बीवी ने भी तुमसे तलाक के जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन करके भेज दिए हैं। पर चिंता मत करो, तुम साइन करने के लिए उस पेपर्स को नहीं जाओगे, हम तुम्हारी जगह पे एक सब्स्टिट्यूट भेजेंगे और तुम्हारा जो जितना भी जायदाद है ना वो तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, समझ गए। ये सुनकर के जो सुरेंद्र कश्यप होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक रूप से डर जाता है और कहता है नहीं मेरे पैसे, मेरी बीवी, ये सब ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। ये सुनकर के ये डॉक्टर जवाब देता है ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं,
देखो ना, तुम ही एक प्रकार के उदाहरण हो। तुम्हें 3 महीने पहले मर जाना चाहिए था, पर तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर के सुरेंद्र कश्यप काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी ये डॉक्टर कहता है कि अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो तुम्हें टर्मिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से तुम मरने वाले थे, पर तुम जी गए। क्या तुमने किसी डेविल से डील की है क्या? ये सुनकर के ये बंदा एकदम शॉक्ड था। उसके कोई जवाब न देने पर ये डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, हम जानते हैं तुम जवाब नहीं दोगे, तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। और इसी के साथ इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर्स इसके कंडीशन को देखते हैं और बताते हैं कि सच में इसके जो कैंसर सेल्स है ना, वो एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन दिखा रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे। और इसकी जो बॉडी है ये तो 40 साल के किसी आदमी की ही बॉडी है, पर इसका जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी जवान 18 साल की लड़की की तरह है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इसके ब्लड सेल्स जो है वो कैंसर की सेल्स से लड़ रहे हैं और उन्हें रिकवर कर रहे हैं। ये सुनकर के ये डॉक्टर होता है, वो कहता है कि चलो इसे उठाने का वक्त हो गया है, मैं उसे उठाकर खुद सवाल पूछना चाहता हूं। तो इस पे साथी इसका कहता है, तो हम क्या करें, इसके सारे मशीन्स को निकाल दें और आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा इसके लिए। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, नहीं, तुम इनके मशीन जो इसकी ब्लड को निकाल रही है उसे लगे रहने दो, पर इसके जो दर्द को कम कर रहा है ना मशीन, वो बस निकाल दो। और जैसे ही ये होता है, इस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे खून को क्यों निकाल रहे हो तुम? तो फिर ये डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के पूछने लगता है कि बताओ आखिर कौन था वो बंदा जिससे तुमने ये लाइफ खरीदी है, जल्दी बताओ आखिर कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, तुम उन्हें कैसे जानते हो? उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, तो वो बताना स्टार्ट कर देता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तो फिर ये डॉक्टर रुक जाता है और फिर पूछने लगता है कि ठीक है बताओ आखिर तुम उन्हें कैसे जानते हो? तो ये बंदा बताना स्टार्ट करता है कि कुछ महीने पहले मुझे कैंसर हो गया था, टर्मिनल कैंसर, ये ठीक हो नहीं हो रहा था, किसी को भी इसका इलाज नहीं पता था और मैं सारी उम्मीदें हार चुका था। तो फिर मुझे एक लड़की मिली जो मेरे साथ मनी देकर के मुझसे डीलिंग करना चाहती थी लाइफ स्पैन के बदले में, और उसी ने मुझे लाइफ स्पैन दिया था। ये डॉक्टर सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तुरंत ही पूछता है उस लड़की का नाम बताओ, क्या था उस लड़की का नाम? पर जैसे ही वो उसका नाम बोलने जाता उससे पहले ही उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो मर जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं कमरे में और तभी जो मेन डॉक्टर होता है वो पूछता है आखिर इसे क्या हुआ, इसकी कंडीशन चेक करो। तो तभी इसकी कंडीशन चेक होती है और दूसरा डॉक्टर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसके साथ सर ये हुआ कि इसकी जो टर्मिनल कैंसर है ना, अचानक से वो एक्सप्लोड कर गई और जितने भी कैंसर सेल्स थे ना वो पूरे इसकी बॉडी में फैल गए और इसे मार दिया। ये डॉक्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो इस पे दूसरा डॉक्टर कहता है कि ऐसा हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है, फीलिंग ऐसी आ रही है कि अचानक से इसके अंदर से जो इसकी पूरी लाइफ फोर्स थी इसे वापस किसी ने अपने पास खींच लिया हो। ये सुनकर ये मेन डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कौन है वो जिसने इन सारे लाइफ स्पैन को इसके अंदर से खींच लिया हो? पर तभी सायरन बजने लगते हैं और ये डॉक्टर बाहर जाते हुए चिल्लाता है आखिर कौन है वहां पर, और ये गोलियों की आवाज कैसी आ रही है? वो बाहर जाकर देखता है कि इसके सारे जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें मार दिया गया होता है और ये करने वाला हमारे हीरो का बॉडीगार्ड होता है। और तभी वो अपने सुपर सैया मोड में वहां पे होता है और तभी वहां पे उसके पीछे से हमारा हीरो निकलता है और वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे डॉक्टर। और उसे देख करके ये बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हमारा हीरो कहता है एडम, तुमने अपनी ये साइंस जो लेबोरेटरी है काफी कमाल की बनाई है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तुमने कैसे यहाँ पर फालतू एक्सपेरिमेंट्स किए, सुपर नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की, पर तुम्हारे हत्थे कुछ नहीं लगा तो तुम मेरे पीछे पड़ गए ससुरे। और ये सुनकर के एडम काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? इस पर एमसी कहता है कि तुमने जब मुझे पकड़ने की ऑपरेशन को स्टार्ट किया था ना, तब से ही मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज जान रहा हूँ, कुछ भी मेरी आंखों से छुपता नहीं है। और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एडम कि हमारे और तुम्हारे बीच में क्या कॉमन है, तुम भी सच्चाई जानना चाहते हो और मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। और ये कहने के साथ ही हमारा हीरो उसे टाइम ऑफ रिवर में लेकर जाता है जहां पर सारे समय फ्लोट कर रहे होते हैं उसकी आंखों के सामने। वहां पर ये आदमी पहुंचकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर मैं किस जगह पे आ चुका हूं। और वहीं फिर उसका स्वागत करते हुए हमारा एमसी कहता है देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इटर्नल क्लब का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक नॉर्मल तुच्छ से इंसान हो और मैं हूं एक गॉड, एक इमॉर्टल बीइंग जिसे इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया हुआ है। मैं हूं द लॉर्ड ऑफ टाइम और मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से जीवन बनाया है जो मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूं। ये कहने के साथ ही एमसी इसकी टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और इसे कुछ पलों में ही 100 साल की जीवन को जिया देता है और इसने 100 साल तक अपनी जिंदगी को काट लिया होता है। और तभी एमसी के सामने आ चुका होता है। ये कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ? तो इस पे एमसी बताता है तुमने अपने 100 साल की जीवन को जी लिया है, तुम मरना चाहते थे फिर भी तुम मर नहीं सकते थे। ये सुनकर के ये बंदा हमारे एमसी को डेविल कहने लगता है, तुम कंफर्म डेविल हो, तुम इंसान नहीं हो सकते। इस पे एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं इंसान नहीं हूं और मैं तुम्हें अब मौत की सजा देने जा रहा हूं। एमसी से मौत की सजा देने जा ही रहा होता है कि टाइम रिवर में कुछ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है और तभी उन मिरर्स में एमसी देखता है अपने आप को टाइम रिवर में देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड था कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, उसे खुद को क्यों दिखाई दे रहा है। पर तभी उसे ध्यान
ध्यान आता है कि अरे ये तो वही समय है जब मुझे मेरी पावर्स मिली थी, और सब कुछ फिर एक लूप बन जाता है पास्ट से लेकर अभी तक का, जहां पर हमारा थका हारा हुआ लुलिया कह रहा होता है कि मैं इस तरह की जीवन नहीं चाहता। और एमसी ये देख करके काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर यही वो समय था जब पूरी दुनिया चेंज होने वाली थी। मैं इस तरह की लाइफ कभी नहीं चाहता था उस समय, पर मैं अब सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इस लूप को मैं खत्म करना चाहता हूँ। और तभी एमसी अपना जो टाइम वॉच होता है उसे एमसी की तरफ फेंक देता है। पर यहाँ पे गाइस वो एक चेंज करता है। यहाँ पर एमसी ने उसे टाइम के पावर के साथ साथ बाकी जो फ्यूचर में होने वाली चीजें थी उन सभी के बारे में दिखा दिया था। उसे सारी चीजें पहले से ही बता दी थी ताकि उसे वो सभी चीजें फिर से स्ट्रगल ना करनी पड़े और उसके पास प्लान हो कि आखिर फ्यूचर में करना क्या है। और फिर जाकर के एमसी से उसने फेस टू फेस बात भी की ताकि इन फ्यूचर में उसे वापस से वही सारी चीजें ना करनी पड़े और चीजें फास्ट हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तभी ये देख करके जो साइंटिस्ट होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या मैंने देखा, अभी मेरे सामने अभी क्या हुआ। ये सुनकर के एमसी कहता है देखो मैंने अपना मूड बदल लिया है, मैं तुम्हें अभी मारना चाहता था और सारी चीजों को ये जगह खत्म करना चाहता था, पर अब मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खोजूंगा। क्या नाम है उनका, हाँ डाइटी हंटर्स ना, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, अब मैं तुम सबको खोज खोज के मारूंगा और एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये चिल्लाता है नहीं ऐसा मत करो, पर तब तक एमसी गुस्सा करके इसे वॉइड में ढकेल देता है एक अनंत काल के जीवन में, जहां पर ये बस ऐसे ही घूमता चला जाएगा और कभी भी इसका अंत नहीं होगा। और काश ये एक मॉन्स्टर बनकर वापस आए और हमारे एमसी को हंट करे, तब बहुत मजा आएगा गाइस। पर तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। ये चिल्लाता है वर्ल्ड में जाते हुए कि प्लीज मैं एक ट्रेड करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर तब तक बहुत ज्यादा ही लेट हो जाता है और पुफ की आवाज के साथ वो गायब हो जाता है एटर्नल वॉइड में। और तभी एमसी बाहर आता है इस वॉइड के, जहां पर बस उस साइंटिस्ट का चश्मा बचता है। और वहीं पर फिर ये जो हमारे हीरो का बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बॉस मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन वो साइंटिस्ट कहाँ गया। इस पे एमसी बताता है कि मैंने उसे वॉइड में ढकेल दिया है। वॉइड का नाम सुनकर ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि हो सकता है ये कोई स्कैरी प्लेस हो। पर तभी एक और बॉडीगार्ड आता है हमारे हीरो के पास और कहता है कि बॉस रॉबर्ट आपसे बात करना चाहता है। एमसी रॉबर्ट से बात करते हुए पूछता है रॉबर्ट क्या बात हो गई। इस पर रॉबर्ट एक्सप्लेन करता है कि बॉस हमने डाइटी हंटर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता लगाई है और मैंने हर जगह से खोजा घटाया जुड़ाया सब कुछ किया और उनके बारे में पता लगाकर मैं इतना जान चुका हूं कि वो खतरनाक लोग हैं, उन लोग को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं बॉस। पता है आपको वो लोग के पास ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज करने वाले वेपन्स हैं जो हमें तक हरा सकते हैं, इसलिए अगर हमने उनको हल्के में लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस पे एमसी कहता है अरे रॉबर्ट डरते क्यों हो यार, तुम्हें पता है ये जो जंग होती है ना वो टाइम की जंग है, और जब टाइम की बात आती है तो मैं जो लॉर्ड ऑफ टाइम हूं लूली, उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का जो लाइफ स्पैन टाइम का होता है वो इनफाइनाइट हो चुका होता है, कोई उसकी लिमिट नहीं होती, वो अनंत लाइफ स्पैन का मालिक बन चुका होता है। और इसी के साथ गाइस ये महान मानवा इसी जगह खत्म होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 ये मत बोलिएगा कि प्लीज नेक्स्ट चैप्टर लाओ, जिसने इसे लास्ट तक देखा वो ये बात नहीं बोलेगा। और मैं अब से जो दूसरे भी मानवा बचे हुए हैं उन्हें भी एंड करने वाला हूं धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए। इसी चैनल पे सिर्फ न्यू वीडियोस ही नए चैनल पे आएंगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।